तो आज हम दो ऐसे कानूनों पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक चौड़ा सुरक्षा कवच और दूसरी तरफ एक बहुत धारदार तलवार। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग तुलना की आपने। और आज हम अपने स्रोतों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कानूनी सिस्टम इस कवच और तलवार के बीच मतलब ये संतुलन कैसे बनाता है। बिल्कुल, और ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम और दहेज कानून यानी धारा 498A, भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होने वाली लगभग हर बहस के सेंटर में होते हैं। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो इनके इरादे, इनके असर और इनके आसपास जो भी विवाद हैं उन पर काफी अच्छी रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये कानून असल में करते क्या है, किसकी रक्षा के लिए बने हैं और क्यों एक को सुरक्षा कवच कहा जा रहा है और दूसरे को एक ऐसी तलवार जिसका कभी-कभी गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से, जिसे हम सब डीवी एक्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हम घरेलू हिंसा सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मतलब एक ही तस्वीर आती है, मारपीट की। बिल्कुल। लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि ये कानून इस सोच से कहीं कहीं आगे जाता है। और यहीं पर इस कानून की असली ताकत छिपी है। इसने भारत में घरेलू हिंसा की परिभाषा को ही आप कह सकते हैं कि बदल दिया। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत साफ तौर पर 4 तरह की हिंसा का जिक्र करते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक। ओके। शारीरिक हिंसा तो हम सब समझते हैं, चोट पहुंचाना, मारना, पीटना। लेकिन बाकी 3 को कानूनी मान्यता देना वो एक क्रांतिकारी कदम था। एक मिनट, मानसिक और भावनात्मक हिंसा, ये सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। इनमें असल में फर्क क्या है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, हैं तो ये जुड़े हुए, लेकिन एक बारीक सा फर्क है। मानसिक प्रताड़ना में लगातार ताने मारना, अपमानित करना, नीचा दिखाना शामिल है। मतलब ऐसी हरकतें जो किसी के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर दें। और भावनात्मक हिंसा? भावनात्मक हिंसा और गहरी हो सकती है, जैसे किसी को उसके बच्चों से अलग करने की धमकी देना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना या उसे उसके अपने दोस्तों और परिवार से पूरी तरह काट देना। ओह, ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल खेल हो गया। एग्जैक्टली। और आर्थिक हिंसा, ये एक ऐसा शब्द है जो शायद कई लोगों ने ना सुना हो। स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये नियंत्रण का मतलब कंट्रोल का एक बहुत पावरफुल हथियार है। जैसे कि? सोचिए, किसी को उसकी नौकरी करने से रोकना, उसकी सैलरी छीन लेना या घर खर्च के लिए पैसे ही ना देना, या उसे अपनी ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से रोकना। ये पीड़ित को आर्थिक रूप से पूरी तरह से लाचार और दुर्व्यवहार करने वाले पर निर्भर बना देता है। मतलब इस कानून की सबसे बड़ी बात यही है कि ये मानता है कि आप किसी इंसान को बिना हाथ लगाए भी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक बात मेरे लिए बहुत बहुत चौंकाने वाली थी। नोट्स कहते हैं कि इस कानून का फायदा उठाने के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। हाँ। इसमें लिव इन रिश्तों को भी शामिल किया गया है। 2005 के हिसाब से तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच रही होगी। निश्चित रूप से, और ये इस कानून के दूरदर्शी होने का सबसे बड़ा सबूत है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि घरेलू रिश्ते और उनमें होने वाला दुर्व्यवहार शादी के कागज पर निर्भर नहीं करता। कोई भी दो लोग जो एक घर में एक रिश्ते के तहत रह रहे हैं वे इसके दायरे में आते हैं। तो मतलब कानून समाज के साथ बदल रहा था। हाँ, इसका मूल सिद्धांत यही है कि सुरक्षा का अधिकार रिश्ते के लेबल से नहीं बल्कि रिश्ते की हकीकत से जुड़ा है। ठीक है, तो कानून का दायरा तो बहुत बड़ा है, पर असल में ये मदद कैसे करता है? मान लीजिए किसी को मदद की जरूरत है, तो ये कानून उसे क्या अधिकार देता है? हमारे स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल अधिकारों की लिस्ट देते हैं जो इस कानून की रीढ़ हैं। ओके। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है उसी घर में रहने का अधिकार। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अक्सर हिंसा के बाद महिला को घर से निकाल दिया जाता है जी, जिससे वो और भी असुरक्षित हो जाती है। ये अधिकार उसे बेघर होने से बचाता है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। और दूसरा अधिकार है गुजारा भत्ता। हाँ, मॉनेटरी रिलीफ। इसका मतलब है कि अदालत दुर्व्यवहार करने वाले को आदेश दे सकती है कि वो पीड़ित और उसके बच्चों के खर्चे उठाएं, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूर ना हो। बिल्कुल। और फिर आता है संरक्षण आदेश या जिसे प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, मतलब कागज का एक टुकड़ा किसी को हिंसा करने से असल में कैसे रोक सकता है? क्या ये वाकई असरदार होता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर सिर्फ एक कागज नहीं है, ये अदालत का एक कानूनी आदेश है।
ये दुर्व्यवहार करने वाले को पीड़ित के पास जाने, उसे संपर्क करने या किसी भी तरह की हिंसा दोहराने से रोकता है। और अगर वो इस आदेश को तोड़े तो ये एक आपराधिक मामला बन जाता है और उसे जेल भी हो सकती है। तो ये एक तरह से कानूनी लक्ष्मण रेखा खींच देता है। अच्छा। साथ ही पुलिस को भी मदद करने का आदेश दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसका मकसद सजा देना उतना नहीं है जितना पीड़ित के लिए एक तुरंत सपोर्ट सिस्टम बनाना है, एक सुरक्षा कवच तैयार करना। तो डीवी एक्ट एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम बनाने पर जोर देता है। लेकिन क्या होता है जब बात सिर्फ सपोर्ट से आगे बढ़कर सजा तक पहुंच जाती है? यहीं पर हमारे स्रोत दूसरे और कहीं ज्यादा विवादित कानून की बात करते हैं, धारा 498A। बिल्कुल। और यहीं से बातचीत का रुख पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? जहां डीवी एक्ट एक सिविल कानून है जिसका मकसद राहत देना है, वहीं धारा 498A इंडियन पीनल कोड का एक हिस्सा है। ये एक क्रिमिनल लॉ है। ओके। और हमारे नोट्स के मुताबिक इसे एक खास मकसद से बनाया गया था, दहेज के लिए होने वाली क्रूरता को रोकना। उस दौर में दहेज हत्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो अपने मूल रूप में ये एक बहुत जरूरी कानून था। नोट्स में से जान बचाने वाला कानून भी कहा गया है। और लाखों मामलों में ये साबित भी हुआ है। इसने उन महिलाओं को आवाज और ताकत दी जिन्हें बंद दरवाजों के पीछे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इसका डर ही कई परिवारों के लिए एक निवारक, एक डिटरेंट का काम करता था, क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध था। मतलब पुलिस शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर सकती थी। हाँ, बिना वारंट के गिरफ्तारी। लेकिन यहीं पर वो धारदार तलवार वाली बात आती है। हमारे स्रोतों में इसके दुरुपयोग का भी जोर शोर से जिक्र है। झूठे केस, पूरे परिवार को फंसाना, ये बहुत गंभीर लगता है। ये बहुत गंभीर है और यही इस कानून से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद है। देखिए, जब कोई कानून इतना पावरफुल होता है तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। स्रोतों में जिस बात पर बार बार जोर दिया गया है वो है पूरे परिवार को लपेटने की टेंडेंसी। मतलब पति से विवाद होने पर सिर्फ पति ही नहीं बल्कि उसके बूढ़े माँ बाप, बहनें, भाई, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों के नाम भी शिकायत में लिखवा दिए जाते थे। लेकिन ऐसा क्यों होता था? क्या ये सिर्फ बदला लेने की भावना से? कई मामलों में ऐसा ही होता था। इसका मकसद दूसरे पक्ष पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना होता था। आप सोचिए, एक शिकायत पर पुलिस आपके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर सकती है। बाप रे। जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो शायद उस शहर में रहते भी ना हो। इस डर ने कानून की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो क्या इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ किया गया? हमारे नोट्स में सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिशा निर्देशों का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था समाज में। जब चिंताएं बढ़ने लगीं तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। क्या थे वो दिशा निर्देश? हमारे स्रोत दो मुख्य दिशा निर्देशों को उजागर करते हैं, तुरंत गिरफ्तारी नहीं और पहले जांच। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो इसका मतलब अब पुलिस 498 की शिकायत पर सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब प्रोसेस क्या है? अब प्रोसेस ये है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस को एक शुरुआती जांच करनी होती है। अच्छा। उन्हें देखना होता है कि आरोप कितने गंभीर हैं, क्या कोई प्राथमिक सबूत है और क्या गिरफ्तारी सच में जरूरी है। खासकर उन मामलों में जहां पूरे परिवार का नाम लिखा हो, पुलिस को अब ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये एक तरह का फिल्टर हो गया? हाँ, आप इसे गिरफ्तारी जैसे कठोर कदम से पहले एक चेक या एक फिल्टर कह सकते हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कानून पीड़ितों के लिए ढाल बना रहे, किसी के हाथ में ब्लैकमेल का हथियार न बन जाए। तो अब हमारे सामने तस्वीर ज्यादा साफ है। एक तरफ डीवी एक्ट है जो एक सिविल कानून है और जिसका दायरा बहुत व्यापक है, और दूसरी तरफ 498 है जो एक बहुत विशिष्ट आपराधिक कानून है और दहेज से जुड़ी क्रूरता पर केंद्रित है। अगर मैं इसे एक मिसाल से समझाऊं तो डीवी एक्ट एक फर्स्ट एड किट की तरह है। फर्स्ट एड किट? अच्छा। हाँ, मतलब इसका काम है तुरंत राहत देना, सुरक्षा देना और घाव को बढ़ने से रोकना। ओके। वहीं धारा 498A एक सर्जरी के औजार की तरह है, बहुत शक्तिशाली, जो सीधे समस्या की जड़ पर वार करता है। लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ जाए या गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो बहुत नुकसान भी कर सकता है। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन तरीका इसे समझने का। एक राहत देने पर फोकस्ड है और दूसरा सजा देने पर। हाँ। और जो 498A में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए, वो ये भी दिखाता है कि हमारा कानूनी सिस्टम पत्थर की लकीर नहीं है, वो खुद को सुधारने की कोशिश भी करता है। एकदम सही। यह एक डायनामिक प्रोसेस को दिखाता है। कानून समाज के लिए बनता है। जब समाज में उसके लागू होने पर कोई चुनौती जैसे कि दुरुपयोग सामने आती है
तो न्यायपालिका या विधायिका को उसमें सुधार करना पड़ता है। ये दिखाता है कि कानून सामाजिक सच्चाइयों के साथ लगातार तालमेल बिठाता है। ये कोई खामी नहीं बल्कि एक स्वस्थ कानूनी प्रणाली की निशानी है। बिल्कुल, कि वो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने दो बहुत अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े कानूनों को समझा। डीवी एक्ट, जो घरेलू दायरे में महिलाओं के लिए एक व्यापक सुरक्षा कवच है, ये शादी से परे लिव इन रिश्तों को भी मान्यता देता है और सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा को भी अपराध मानता है। और दूसरी तरफ धारा 458A, जो विशेष रूप से दहेज से जुड़ी क्रूरता के गंभीर अपराध से निपटती है। हाँ, एक शक्तिशाली हथियार जिसे पीड़ितों की जान बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसके दुरुपयोग की चिंताओं के चलते न्यायपालिका को इसमें संतुलन लाने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़े, ताकि तलवार का इस्तेमाल सही ढंग से हो। सही कहा। और इन दोनों के आसपास की बहस उस बड़ी और मुश्किल चुनौती को उजागर करती है जिसका सामना हर समाज करता है, कि ऐसे कानून कैसे बनाए जाएं जो कमजोरों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हों, लेकिन इतने भी निरंकुश ना हो कि उनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सके। ये कानून बनाने की कला का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इरादा नेक होता है, सुरक्षा देना, लेकिन जमीन पर उसका असर कई बार अनपेक्षित होता है। और इस संतुलन को साधना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। हमारे स्रोतों ने हमें कानूनी ढांचा दिखाया, उसका इरादा दिखाया और असल दुनिया में उसका असर भी। तो ये एक व्यापक सवाल खड़ा करता है कि कोई भी समाज ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून सही मायने में पीड़ितों को ताकत दें, बिना अनजाने में व्यक्तिगत बदला लेने का हथियार बने। ये सुरक्षा और न्याय के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिस पर लगातार सोचते रहना जरूरी है।